आज अपन इस मतलब जो क्वांटम संख्याएं रह रही है ना, इनको क्लियर कर ही लेते हैं 20-25 मिनट में, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मैंने तुम्हें एन के बारे में बताया कि एन क्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है भाई? मुख्य क्वांटम संख्या होती है ना। और एल क्या होती है? चुंबकीय क्वांटम वो द्विध्रुवीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है एम एल, ठीक है। तो देखो एन, पहले तुम्हें मैं छोटी छोटी बातें ये समझा देता हूँ। एन क्या दिखाता है? कोश को, है ना। कोश किसका दिखाता है? साइज। क्या बताती है भाई? साइज, है ना। एन के बाद आता है एल। एल क्या दिखाता है? उपकोश। क्या दिखाता है? उपकोश। उपकोश क्या दिखाता है? आकृति को। कैसी आकृति? एस पी डी एफ, ये सब उपकोश हैं। और एस की आकृति गोल, डंबलाकार, द्विडंबलाकार, जटिल, ठीक है। एक मिनट को बंद करा। है ना, जटिल। तो अब मेरी बात समझो। बात क्या है समझने की? बात ये है, फिर एम एल जो चुंबकीय क्वांटम संख्या ये दिखाती है कक्षक को। किसको? कक्षक, है ना। कक्षक क्या बताता है? अभिविन्यास। अभिविन्यास, है ना, ये विन्यास बताता है। और एम एस ये क्या होती है? चक्रण क्वांटम संख्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को बताती है। इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण बता दिया कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इतनी बात अपन को हो गई क्लियर। चलो अब देखो एन, एक कोश में ये बातें तुम्हें याद रखनी होती है। उपकोश कितने होते हैं? एन उपकोश होते हैं, ठीक है। एक कोश में एन ही उपकोश होते हैं। मतलब एक कोष लिया तुमने, पहला कोष लिया, के एल एम एन ओ पी, ये सब उपकोष है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले उपकोष में एक उपकोष कौन सा? एस। दूसरे में दो होते हैं, एस और पी, ठीक है। तीसरे उपकोष में होते हैं 3, एस पी डी। चौथे एम एन उपकोष में होते हैं 4, एस पी डी और एफ। पांचवे में होते हैं 5, एस पी डी एफ जी, जी, है ना। छठे में होते हैं 6, एस पी डी एफ जी एच, ठीक है। ऐसे उपकोष होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक कोश में एन उपकोष, उपकोष, ठीक है, ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। एक ही कोश में कक्षक कितने होते हैं? एन स्क्वायर कक्षक, ठीक है। एक कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक एक मैंने तुम्हें कल बता दिया, कक्षीय कोणीय संवेग होता है, कक्षीय कोणीय संवेग होता है। जो कोश का कोश होते हैं उनका जो कोणीय संवेग होता है वो होता है कक्षीय कोणीय संवेग, और वो उसे कहते हैं एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई से। इसमें एन क्या है? कोश की संख्या है। तो ये कक्षीय है, कक्षीय, कक्षीय कोणीय संवेग है। क्या है? कक्षीय कोणीय संवेग है ये। कक्षीय, कक्षकीय नहीं है, ठीक है। कक्षकीय तो कक्षक का हो जाएगा, ठीक है। एनवी कोश में अपन समझ गए ना। एक कोश मतलब एनवे कोश की बात कर रहे हैं अपन, एनवी कोश की, ठीक है। अब ये एन का मामला हो गया खत्म। अब हो गई अपनी द्विध्रुवीय क्वांटम संख्या एल। एल जो द्विध्रुवीय क्वांटम संख्या होती है, यह क्या बताती है भाई? यह उपकोष बताती है। और उपकोष मतलब उपकोष बताते हैं आकृतियों को, कि गोल गोल है, कि डंबलाकार है, द्विडंबलाकार है, और जटिल संरचना है, ठीक है। ठीक है। तो आकृति यानी कक्षक की तो आकृति बताती है ये, कक्षक की आकृति। और और कक्षक की आकृति बताती है किसमें? उपकोष में। उपकोष में कक्षक की आकृति बताती है। अब कैसे बताती है? देखो एल की वैल्यू देखो, है ना। उपकोष देखो कौन सा होगा, और एन का न्यूनतम मान देख लो, एन का न्यूनतम मान देख लो, ठीक है। ठीक है। अब देखो एल की अगर वैल्यू 0 हो तो एस उपकोष होता है। कौन सा होता है? याद रखने की बात है, एस। और एन का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 1, क्योंकि एन एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक। तो
एक पहले कोश में 1s कक्षक आता है। कौन सा कक्षक आता है? 1s। अब देखो ये देखो एस पी डी एफ तो कोश वो है उपकोश, के एल एम एन ओ पी ये क्या है? कोश। और जो 1s 2s 3s 3p ये एस उपकोश के कक्षक हैं। क्या है? कक्षक। ठीक है। अब एल की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 कितनी भी हो सकती है, जितने अपने पास एटम नहीं है उतने वैल्यू है अपने पास, है ना। देखो तो इसमें एस, फिर आता है पी 1 पे, फिर 2 पे आ जाता है डी, फिर 3 पे आ जाता है, फिर एफ, फिर जी, फिर आगे एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर कितने भी ले लो। एन की न्यूनतम वैल्यू 1 हो सकती है, इसमें 2 हो सकती है, इसमें 3 हो सकती है, फिर इसमें 4 हो सकती है, इसमें 5 हो सकती है। तो देखो एफ अपन कभी भी 3f पढ़ा है? नहीं, क्योंकि एफ कक्षक में एन की न्यूनतम वैल्यू 4 होती है, तो 4f और 5f पढ़े हैं अपन ने। ठीक है। डी की वैल्यू न्यूनतम 3 हो सकती है, कभी 2d पढ़ा है क्या? 3d से डी स्टार्ट होती है 3d। तो एल की वैल्यू से समझ आई ना बातें? क्लियर हुई ना? अब देखो वहां अपन ने कक्षीय कोणीय संवेग पढ़ा एन की वैल्यू में, यहाँ अपन पढ़ेंगे कक्षकीय। क्या पढ़ेंगे? कक्षकीय, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, है ना। ये कक्षकीय है, वो कक्षीय है, ये कक्षकीय है, दोनों में अंतर है। और इसकी वैल्यू क्या होती है याद रखनी है अपन को, एल, है ना, एल प्लस 1, ये तो रूट में, और इसके मल्टीप्लाई में एच अपॉन 2 पाई। इस एच अपॉन 2 पाई को वो जो वैज्ञानिक एच ऐसे लिख देते हैं, एच ऐसे लिख देते हैं, मतलब इस एच का टोटल मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, मतलब बहुत से वैज्ञानिक लिख देते हैं, तो ये भी मतलब कर लेना। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया, है ना। चलो अब मैं तुम्हें इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो। देखो एफ कक्षक के लिए देख लो तुम, एफ के लिए, ठीक है, एफ के लिए देख लो, डी के लिए देख लो, पी के लिए देखें अपन, पी के लिए। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो देखो अंडर रूट, पी के लिए देख रहा हूँ मैं, पी के लिए कोणीय संवेग निकाल और कक्षकीय एंगुलर मूवमेंट। अगर तुम्हें कक्षकीय एंगुलर मूवमेंट और बीटल एंगुलर मोमेंट निकालना हो तो तुम्हें एल की वैल्यू से निकालना है। एल की वैल्यू देखो, पी के लिए मैं निकाल रहा हूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल वाला, कक्ष की है। तो ये इसकी देखो एल की वैल्यू कितनी होगी? 1 और एच अपॉन 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2, तो √2h/2 पाई। तो इससे ये कट जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं h/√2 पाई। हो सकता है h/√2 पाई, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है जी, अजी बिल्कुल हो सकता है जी। ठीक है, और उस है ना, तो फिर इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? अपने पास देखो √2h/2 पाई आया, और अपन इसको तो जानते हैं क्या होता है, ये होता है h। तो अपन लिख सकते हैं √2 और h, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ऐसे p का निकालना है मैंने, d का निकालना है, तो तुम्हें 2 2 + 1 3 3 इंटू 6, तो √6h/2 पाई हो जाएगा। इसकी जगह अपन तुम √2 और √6 ये वाला भी लिख सकते हो, ऐसे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, एन निकाल लिया ना अपन ने। अब देखो तुम्हें, अब तुम एन की वैल्यू भी निकालना जान गए, एन का कोणीय संवेग भी निकालना जान, जो कक्षीय संवेग भी निकालने सीख गए, एम बी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई से निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू जानते हो तुम, 0 1 2 3 होती है, जिसमें एस पी डी एफ होते हैं, और इसका कक्षकीय संवेग होता है √एल एल प्लस 1 और h/2 पाई। इसको अपन h डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये निकालना सीख गए, एन और एल में इतना ही है। अब देखो जो इन क्वांटम संख्या है ना, एन और एल, यानी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विघाषी क्वांटम संख्या, इन दोनों क्वांटम संख्याओं की के योग से, यानी n + l का नियम पढ़ा है ना, n + l के नियम से अपन किसी भी
जो तत्व है उसकी मतलब ऊर्जा का बारे में बता सकते हैं। जो किसी भी उपकोष की ऊर्जा है उसका निर्धारण कर सकते हैं। देखो n प्लस एल की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है। जैसे 3p और मैं 3s कक्षक में बात करूं किसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो देखो 3p ये तो n की वैल्यू हो गई, तो n तो इसमें भी सेम है 3। ए p p के लिए l की वैल्यू होती है 1, क्या होती है n की वैल्यू 1, तो 3 प्लस 1 तो ये आ गया 4। इसकी होती है 3 प्लस s की वैल्यू 0 होती है, s के लिए p की वो l की वैल्यू तो 3। तो अब इसकी ऊर्जा कम और इसकी ऊर्जा ज्यादा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है p की। इसलिए तो अपन जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहले 3s में भरते हैं फिर 3p में भरते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जाते हैं कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा की तरफ। तो इसमें पहले बढ़ाएंगे क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। अब तुम बात करो 3p और ओ 4s और 3d की, 3d भी तो होता है। अब देखो तुम 3 है, देखो 4s में 4 प्लस एल की वैल्यू 0 होती है, 3d में 3 प्लस एल की वैल्यू कितनी होती है? डी की वैल्यू कितनी होती है? डी की वैल्यू 2 होती है, 3 2 5, तो इसकी आ गई 5 और इसका आ रहा है 4। समझो 5 और 4, 5 और 4 मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन पहले भरे आएंगे 4s से। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 3D में पहले नहीं, कम ऊर्जा वाले में ज्यादा पहले बनाना आता है, तो इसका n प्लस एल की वैल्यू कम है तो इसमें पहले, तभी तो अपन देखो इलेक्ट्रॉन भरते हैं जब कैसा क्रम होता है, 1s फिर 2s का आता है, फिर 3 और 2p का आता है, फिर 2p के बाद डायरेक्ट 3s आ जाता है, 3d आ जाता है और फिर 4s आता है, फिर 3d आता है। मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, क्यों? क्योंकि n प्लस एल के नियम से 3d की वैल्यू 5 आती है, 5 आती है ना। अब देखो फिर 3D के बाद भरा जाता है 4D में, वो 4P में, सॉरी 4P में, 4P में क्यों भरा जाता है? देखो 3D और 4P की वैल्यू कैलकुलेट करो, 3D में 3 प्लस 2 n प्लस एल नियम, इसमें 4 प्लस 1, दोनों में 5 आ रहा है। जब भी n प्लस एल नियम मतलब खत्म हो जाए कि n प्लस एल में दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो किसकी ऊर्जा ज्यादा मानी जाएगी भाई? तो उसकी ऊर्जा ज्यादा मानी जाएगी जिसमें n की वैल्यू ज्यादा है। इसमें n की पी 4p में n की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए तो 3d पहले भरा जाता है फिर 4p आ जाता है। समझ में आई बातें? ऐसे ही 4s 4f और 5 डी की बात करी जाए तो इसमें से किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे? तो देखो 4f में 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और इसमें देखो 5 प्लस 2 इसमें भी आ गया 7, पर इसमें डी में 5 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब एन की वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। पहले 4f में आएंगे फिर 5d में इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में ये बात है? छोटी छोटी बातें क्लियर हुई ना? चलो अब मजा आ गया, मजा आ गया ना? तो तुम ये वाला सिस्टम तो कर लोगे ना, ये कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है, ये कर लोगे, ये तो तुम्हें आता है। लेकिन एच परमाणु के लिए थोड़ा सा तुम्हें दिमाग याद ही रखना है, ये मतलब एच परमाणु के लिए थोड़ा अलग होता है, क्योंकि एच हाइड्रोजन परमाणु पूरी पीरियोडिक टेबल में बहुत ही विसंगत व्यवहार करता है। तो इस कारण एच परमाणु के लिए विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा का क्रम निर्धारण केवल एन के द्वारा किया जाता है। मतलब एन की वैल्यू ज्यादा हुई तो ऊर्जा ज्यादा, एन की वैल्यू समान तो ऊर्जा समान, एल पर निर्भर ही नहीं करता। कारण क्या है एल पर निर्भर नहीं करता? क्योंकि एच परमाणु के जो विभिन्न उपकोष है उनमें कभी भी मतलब सीधी सी बात है, अपन को निर्धारण करना ही नहीं है। एच परमाणु के लिए ऊर्जा का क्रम 1s फिर 2s और 2p में दोनों बराबर, क्योंकि दो और दो इसमें दोनों में n की वैल्यू सेम है तो बराबर। फिर 3s और 3p में n की वैल्यू सेम और 3d में भी n की वैल्यू सेम। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट मत करो कि s की 0 हो गई, p की 1 हो गई, d की 1 2 हो गई। एल एन एन प्लस एल नहीं लगाना है, इसमें एल प्लस एल नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो कक्षकों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि एल किसी भी उपकोष में कितने कक्षक हो सकते हैं, तो 2l प्लस 1 निकाल लो, ठीक है। कितने निकाल लो? 2l प्लस 1, और इसको मतलब और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो 4l मतलब 2l प्लस 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बहुत कम पूछा जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? यह क्वांटम संख्या कक्षक में अभिविन्यास को बताती है।
अभिविन्यास इसकी वैल्यू होती है -L से +L, ठीक है। L की वैल्यू अपन जानते हैं, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। एल की वैल्यू जानते हैं तो ml चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू 0 है इसके लिए, तो इसके लिए 0, इसके लिए 1 है तो -L से +1 +L, तो -1 0 +1 कितने हो गई, m के टोटल मान संभावित मान 3, इसके 1, तो इसमें s एक उपकोष में कितने कक्षक होंगे, s कक्षक, लेकिन इसमें कितने होते हैं, px होता है, py होता है, pz होता है, 3 होते हैं, और ऐसे d के 5 कक्षक होते हैं, dxyz xy dyz dz² dxz और dx² y स्क्वायर। ये 5 कक्षक कौन होते हैं क्या, अरे यार ये नहीं होते क्या, देखो s का तो एक ही होता है डब्बा, p के 3 होते हैं, और ये d के 5 होते हैं, और ऐसे ही f के तो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं ज्यादा होते हैं शायद, हाँ, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो देखो -2 है ना, नहीं डी नहीं, एफ के लिए 3 होती है, एल की वैल्यू एफ के लिए, तो -3 -2 -1 फिर 0 +1 +2 +3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बे आएंगे। अब 7 कौन कौन से होते हैं अपन को नहीं पता है, पर डी के तो पता है अपन को कि डी का एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी एक्स जेड, मतलब एक देखो, एक तो होता है एक्स वाई, फिर होता है वाई जेड, फिर होता है एक्स जेड, फिर होता है डी जेड स्क्वायर, फिर होता है डी एक्स डी, 4 हो गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। अरे डी के कक्षक जानते हैं अपन, इन कक्षकों की संरचना भी देखेंगे अपन अभी। तो देखो ये यही तो बता रखे हैं सर ने कि +2 +1 0 -1 -2, ठीक है, ये मतलब वो ये होते हैं, पी उपकोष होता है, एम एल की वैल्यू अगर 0 है तो किस किस के लिए 0 होती है, एक तो एस के लिए होती है, एक पी जेड के लिए होती है, पी जेड, और एक डी जेड स्क्वायर, जेड अक्षक होते हैं ना उनके लिए पी की वैल्यू 0 होती है, और एम एल की वैल्यू। यह क्वांटम संख्या जीमान प्रभाव की व्याख्या करती है। जीमान प्रभाव मैंने तुम्हें क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन, तो ये विपाटन ही तो हो रहा है, एक कक्षक है, यानी डी उपकोष का विपाटन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इतने इतने में विपाटन हो गया, तो यही तो विपाटन होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उपकोष कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। उपकोष किस में विपाटित हो जाते हैं, कक्षकों में, ठीक है, तो ये अपना काम हो गया। अभी देखो चक्रण क्वांटम संख्या क्या पढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक समांतर चक्रण होता है, फिर विपरीत चक्रण होता है। पहले अपन को देखो कैसे भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना अपन, जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5 कक्षक होते हैं इसके, तो पहले एक समानांतर भरो पांचों, फिर दोबारा से भरना स्टार्ट करो, ऐसे नहीं कि तुमने पहले ही यहाँ से स्टार्ट कर दिया फिर अगला यहाँ, अगला नहीं, पहले 5 समानांतर भरो फिर अगला स्टार्ट करो, ठीक है। ये क्लॉकवाइज +½ होगी और एंटी क्लॉकवाइज -½ होती है ये चक्रण क्वांटम संख्या, इतना समझ गए। ये देख लो, चक्रण क्वांटम संख्या में +½ और -½ इलेक्ट्रॉन के चक्रण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, परंतु क्लॉकवाइज का मतलब +½ व एंटी क्लॉकवाइज का मतलब -½ होता है, ठीक है, इतनी सी बात है। मुख्य क्वांटम संख्या n तथा चक्रण क्वांटम संख्या ms स्वतंत्र क्वांटम संख्या है, मतलब n और ms में कोई मतलब कोई वो संबंध है ही नहीं, जैसे n और l में संबंध था, l और ml में संबंध था, ml में संबंध था ना कि ml होती है जो l की -l से और +l तक की वैल्यू होती है कि नहीं होती, m और l में भी संबंध था, है ना, लेकिन इनमें इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या चक्रण क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, नहीं करती, बिल्कुल दोनों चीजें बातें अलग है, ठीक है। अब कक्षकों की आकृति, आकृति देखो, ये जो मतलब आकृति है ना, ये पुरानी बात हो गई। कक्षक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल अपन जानते हैं क्या होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी एक्स जेड डी जेड वाई, ये सब ऑर्बिट है ना। वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है वो कक्षक कहलाता है। यानी कोई उपकोष है, देखो अपन उपकोष क्या जानते हैं, ये गोला होता है एस उपकोष, डंबल आकार होता है पी उपकोष, और ऐसा ऐसा और ऐसा ये होता है डी उपकोष, ये एस ये पी और ये डी, और देखो, और इसको तुम 3 बार करो तब बन जाता है तुम्हारा एफ, मतलब उसको जटिल संरचना बोलते हैं, ठीक है, अपन को काम की नहीं है ना। तो कक्षक को φNLM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, n क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या, l द्वितीयक क्वांटम संख्या, m चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, वो चक्रण नहीं, वो चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अब देखो 500 का मतलब क्या हो गया, 500 का मतलब n की वैल्यू 1,
अब देखो तुम्हें ये समझना होगा, अगर तुम्हें कहीं फाइव 110 लिख दे, फाइव 003 फाइव जीरो, देखो एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। फाइव 310 लिख दे, फाइव 400 लिख दे, तो इन सब की वैल्यू की मतलब क्या है? फाइव 110 का मतलब क्या है? एन, एल और एम की वैल्यू है ये। मतलब एन की वैल्यू 1 का मतलब एस, है ना? सॉरी 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 सॉरी, बच्चे की लेगी जान क्या। ओ सॉरी, हाँ। एन का, एन बराबर 1 का मतलब 1, ठीक है। इसका मतलब एन, ये एल बराबर 1 का मतलब होता है पी, तो एक पी, ठीक है। एक पी तो होता ही नहीं है, पी तो 2 से स्टार्ट होता है, तो ये 2 करना पड़ेगा ना, 2, तो 2 पी, और जीरो का मतलब जीरो में है, मतलब 2p, और कौन सा कक्षक है? जीरो, जीरो कौन सा आता है? डी पी जेड, पी जेड कक्षक की तो जीरो आता है, तो 2p का पी जेड कक्षक की बात कर रहा है ये। समझ में आई बात है? ऐसे ही 310 का मतलब हो गया एन की वैल्यू 3, और एक एक का मतलब हो गया एल बराबर 1 का मतलब होता है पी, और जीरो का मतलब वही पी जेड कक्षक है, तो 3p का पी जेड कक्षक की बात कर रहा है ये। इसका मतलब क्या हो गया? देखो एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 0 का मतलब एस, और 0 का मतलब इसमें देखो एस में कक्षक नहीं होते हैं, तो ये 4x कक्षक की बात कर रहा है, और गोल नहीं होता है ये, तो एस की आकृति तो, है ना। अब ऐसे में तुम लिख दो 4 फाइव 4 3 और और ए- एक, 5 4 3 1, देखो एन बराबर 4, एल बराबर 3 का मतलब होता है एफ कक्षक, और एक का मतलब हो गया एफ का या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। अब देखो एफ के +1, देखो एफ का तो अपन को पता ही नहीं है ना यार, की आकृति क्या है, 2, तो एल बराबर 2 का मतलब हो गया डी, और डी का 1, 1 +1 और -1, देखो +1 -1 में डी जेड डी वाई जेड कक्षक होते हैं, एस कक्षक होते हैं ना, ऐसे बताते हैं ये, ठीक है। 2πz मतलब जेड कक्षा के बारे में बता सकते हैं अपन, इतना ही है ना। नोडल पॉइंट, अब देखो नोडल पॉइंट क्या होता है? वह बिंदु जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य या निम्नतम होती है। देखो कक्षा के कहते हैं उस स्थान को जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाए, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। और नोडल तल वह पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है, और नोडल पॉइंट एक ही होता है कहाँ? नाभिक, नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन थोड़ी पाए जाते हैं, तो नोडल पॉइंट एक ही होता है, ठीक है। समझ में ही बात है। अब नोडल सतह या पृष्ठीय या गोलीय नोड या त्रिज्य नोड, देखो त्रिज्य नोड एक ही बात है, पृष्ठीय या गोलीय नोड एक ही बात है, नोडल सतह एक ही बात है, तीनों नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा गया नीट 2025 में इससे, 2025 में इससे नोडल सतह से उसने त्रिज्य नोड पूछ लिए, है ना। तो दो समान प्रकार के कक्षकों के मध्य का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। नोडल का मतलब कहीं भी आ गया ना तुम्हें, नोडल, नोडल का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसी स्थान पर। कक्षक का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये 1s कक्षक है, ये 2s कक्षक है, ये 2p कक्षक है। अब देखो नाभिक तो नोडल पॉइंट होता है, ये जो देखो ये कक्षक ये कक्षक, इन कक्षकों के बीच में एक खाली जगह दिख रही है ना, ये है नोडल तल, इनको त्रिज्य नोड भी कहते हैं, पृष्ठीय नोड भी कहते हैं। ये तल, ये जो खाली जगह है ये नोडल सरफेस है, नोडल तल, और इनकी संख्या होती है n-l-1, ये होते हैं, ठीक है। n-l-1 ये, ठीक है। अब नोडल तल या कोणीय नोड, ठीक है, है ना। नोडल सतह वह तल जहां इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकता न्यूनतम हो, कोणीय नोड या नोडल तल कहलाता है, उसकी वैल्यू होती है एल के बराबर। अब नोड की बात कर लेते हैं। नोड होती है त्रिज्य नोड और कोणीय नोड, ठीक है। दो प्रकार की नोड होती है, त्रिज्य नोड, कोणीय नोड। त्रिज्य नोड तो यही है अपना नोडल सतह, त्रिज्य नोड तो नोडल सतह ही है जिसकी वैल्यू क्या है, n-l-1। कोणीय नोड, कोणीय नोड होती है एल के बराबर। कुल नोड कितने हो गई? तो ये त्रिज्य नोड प्लस कोणीय नोड टोटल नोड हो जाएगी n-l-1 प्लस एल, n-1 ये टोटल नोड हो जाएंगी, टोटल नोड, ठीक है।
तुमसे टोटल नोड पूछ सकता है, तुमसे कोणीय नोड पूछ सकता है, तुमसे त्रिज्य नोड पूछ सकता है। कोणीय नोड एल के बराबर होती है, त्रिज्य नोड n माइनस एल माइनस वन के बराबर होती है। थोड़ा मतलब अलग टॉपिक है ये, तुमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। 3-4 पन्ने हैं यार, अभी तो बहुत रह रहा है यार, बहुत। क्लास 1 घंटे की हो जाएगी क्या? अब देखो एस कक्षक, एस कक्षक की बात कर लें, है ना, तो एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू हमेशा होती है सदैव 0। ठीक है, तो m बराबर 0 अर्थात एक ही अभिविन्यास होता है, आकृति गोलाकार होती है। इसके लक्षण अदिशात्मक होते हैं, गोल में कोई दिशा नहीं होती है, कोई भी दिशा नहीं है ना। कक्षक अर्थात सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकता समान होती है, तो इसमें कोणीय नोड, त्रिज्य नोड ऐसी कोई चीज होती नहीं है, होती नहीं है। तो देखो नोडल सतह या त्रिज्य नोड की संख्या कैसे निकालते हैं, n माइनस एल माइनस वन से। तो देखो n माइनस एल माइनस वन, यानी अब एल की वैल्यू तो एस कक्षक के लिए क्या होती है, 0। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो इसको 0 हटा दो तो n माइनस वन ही बच गई इसकी। तो अब देखो n माइनस वन, तो देखो 1s है तो 1 माइनस वन 0, 2s में 1, 3s में 2, 3 माइनस 1, 2 नोडल सतह बनेगी, और इसमें 3, 4 माइनस वन 4s में। अब नोडल तल या कोणीय नोड की संख्या l बराबर 0 होती है, एल और एल और 0 अर्थात एस कक्षक में नोडल तल या कोणीय नोड नहीं होता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कक्षक है जिसमें कोणीय नोड नहीं पाई जाती, तो एस कक्षक में कोणीय नोड नहीं पाई जाती। ठीक है, पी कक्षक, पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। एम एल की वैल्यू हो सकती है -1, 0, +1, क्योंकि एम एल की वैल्यू होती है वो -l से और +l तक होती है कि नहीं होती, होती है। तो इससे अपन इसको निकाल सकते हैं, इसके पी एक्स के लिए -1, पी जेड के लिए 0, पी वाई के लिए +1। तो अब देखो इसमें दिशा होती है, इसकी साइज, इस आकृति कैसी होती है, डम्बलाकार। कैसी आकृति होती है, डम्बलाकार आकृति होती है, 2 लोब होते हैं, आकृति डम्बलाकार होती है, डम्बेल डम्बेल शेप, डम्बेल नहीं, डम्बल शेप, है ना। तो अपन डम्बेल होता तो डम्बेल है, लेकिन अपन बोलते हैं डम्बल। तो देखो पी एक्स का मतलब है जो नोड है, ये जो नोड है वो एक्स अक्ष पर होंगी, एस अक्ष पर है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कहाँ है, एस अक्ष पर, क्योंकि एस अक्ष पे ही तो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। पी वाई का मतलब है जो नोड है वो किस पर होंगे, पी वाई पर, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है पी वाई पर, इस पर एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। जेड मतलब थर्ड में जेड अक्ष पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अक्षों के अनुदिश पाया जाता है, अतः पी वाई पी जेड तथा पी जेड को अक्षीय कक्षक भी कहते हैं, क्योंकि देखो अक्ष पे है, ये पी एक्स अक्ष पे है, पी वाई वाई अक्ष पे है, पी जेड है जो जेड अक्ष पे है। ये अक्षीय कक्षक है। कैसे कक्षक है, अक्ष की है, अक्षीय मतलब एक्सियल, एक्सियल नहीं बोलते हैं कि कोई भी चीज एक्स अक्ष पे होती है तो बोलते हैं एक्सियल, है ना, अक्सियल बोलते हैं। अब देखो नोडल तल है, त्रिज्य नोडों की संख्या, त्रिज्य नोड क्या होते हैं, n माइनस एल माइनस वन। तो देखो l की वैल्यू इसमें कितनी होती है, p के लिए हमेशा 1, और n की वैल्यू 2 हो सकती है कम से कम, p के लिए तुम्हें पता है 2p होता है, 1p तो होता ही नहीं है। तो 2 माइनस 1 माइनस 1, यानी ये इसकी वैल्यू तो 1, तो -1 -1 -2, और ये हो जाएगी n माइनस 2 निकालो, n-2, तो n-2, तो देखो 2p के लिए तो 0, 3p के लिए 1, क्योंकि 3 - 2 1 आएगा, एक नोडल सतह होगी, फिर 4p के लिए 2 और np के लिए n-2। ठीक है, अब नोडल तल या कोणीय नोड, त्रिज्य नोड, कोणीय नोड, नोडल सतह और नोडल तल दोनों में अंतर है। नोडल सतह त्रिज्य नोड को बताती है, नोडल तल कोणीय नोड को बताता है। इनमें कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन बनता है ऐसे ही, डीप क्वेश्चन है ये। तो नोडल तल एल की वैल्यू, और एल की वैल्यू 1 होती है, तो कक्षक पी एक्स के लिए वाई जेड तल। देखो अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरी बात समझो, तुम्हें पी एस पी एक्स पी वाई पी जेड कक्षकों की वो संरचना पता है। देखो ये तुम्हारा एक है ना, ये तुम्हारा, ये है वाई वाला, और ये तुम्हारा जेड वाला है। देखो ये तुम्हारा पी एक्स है, ये पी वाई कक्ष है, और ये पी जेड है। ये सब क्या है, अक्षीय कक्षक, है ना। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकता कहाँ होती है, नोडों पर, इन नोडों पर, इन पर ये इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकताएं हैं। अब इस में इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पाया जा सकता, एक तो देखो एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये तो पी वाई है और ये पी जेड है, सॉरी ये एक्स अक्ष पे है ना, वो पी एक्स है, ये पी एक्स। अब देखो पी एक्स की बात करें तो पी एक्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पाया जा रहा,
एक तो वाई अक्ष पर और एक जेड अक्ष पर। तो यहाँ नोडल जो तल वो जो नोडल नोडल तल होंगे, कोणीय नोड होंगे, वो वाई और जेड होंगे। कौन कौन से? वाई वाई जेड अक्ष में नहीं पाया जाएगा। यहाँ देखो जेड अक्ष में तो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, लेकिन एक्स वाई अक्ष में नोडल तल है ये, नोडल तल एक ही तो होता है। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, और एल की वैल्यू ही तो क्या होती है नोडल तल या कोणीय नोड। ठीक है, अब पी वाई अक्ष में वाई में पाया जा रहा है, लेकिन एक्स जेड अक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो ये इसका नोडल तल है, ये इसका नोडल तल है, इसका नोडल तल है। समझ गए कैसे होता है? बिल्कुल तुम्हें क्लियर हुआ होगा दिमाग में। अब ऐसे ही बात कर रही जाए डी कक्षक की, तो डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? ड्यू डंबल आकार। कैसी होती है भाई? ड्यू डंबल आकार आकृति होती है। अब देखो डी कक्षक की बात करें अपन, डी कक्षक में एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 3 से, 3 4 5। ठीक है, एल की वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक है, एम एल की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस एल से -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, अब इसमें कितने कक्षक होते हैं? ये होता है इसका डी एक्स वाई, ये होता है इसका डी एक्स वाई जेड, और ये होता है डी जेड स्क्वायर, ये होता है इसका डी एक्स एक्स वाई एक्स जेड, सॉरी ये एक्स जेड है, क्या है? एक्स जेड है ना, एक्स जेड है ना, और ये है तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चार 5 कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4, एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, फिर अपन बढ़ते हैं अगला 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 अगला, ऐसे ही तो बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें 5 वलन सैम्परंस कक्षक हैं। कैसी है? 5 वलन, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 वलन। अब देखो डी एक्स की कक्षक की आकृति कैसी होती है? डी उपकोष की आकृति कैसी होती है? ड्यू डंबलाकार, ड्यू डंबलाकार। कैसी होती है? ड्यू डंबलाकार होती है। कैसी होती है भाई साहब? ड्यू डंबलाकार। ठीक है, अब मैं तुम्हें बात बता देता हूँ, जो डी जेड स्क्वायर कक्षक है ना, इसकी आकृति में 2 ही पालियां होती हैं, ये याद रखना। डी जेड स्क्वायर है ना, इसकी आकृति में 2 पालियां होती है, 2 पालियां। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे। अब देखो इनकी अपन, मैं तुम्हें साइज वो बता देता हूँ, आकृति। तो देखो डी एक्स वाई का मतलब है इसमें एक्स और वाई अक्ष पे पालियां होंगी। तो ये ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, डी एक्स वाई ये नोडल तल बता रहे हैं, तो इसमें एक्स और वाई को छोड़ के सब जगह वो होंगे, वो क्या पालियां। देखो ऐसे, एक्स को और वाई को छोड़ दो, ये एक्स छोड़ दिया और ये वाई छोड़ दिया, तो ये है डी एक्स वाई। अब मैं तुम्हें अगला लिखा रहा हूँ डी वाई जेड, तो वाई और जेड में नहीं होंगे, बाकी जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो वाई जेड, डी वाई जेड। तो देखो ये एक्स, ये 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 वाई और जेड के सापेक्ष में है। ठीक है, ये एक्स और वाई के सापेक्ष में है। ठीक है, और अगला है अपना तुम्हारा डी जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की संरचना कैसी होती है? देखो इसकी संरचना होती है ऐसी, ये ये और ये बीच में होती है एक रिंग। क्या होती है? रिंग होती है, ये रिंग, ये नेगेटिव रिंग होती है, रिंग। ये जेड है, जेड, और ये है डी जेड स्क्वायर, ये जेड अक्ष और एक्स अक्ष में होती है। ठीक है, वाई अक्ष के में नहीं होता है इसमें कुछ भी। ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना ऐसी होती है, देखो एक्स और वाई में होता है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये संरचना होती है। और डी एक्स जेड रह गया ना अपना, तो एक्स एक्स जेड, डी एक्स जेड, तो इसमें जेड और वाई एक्स में होता है, एक्स एक्स में नहीं। ठीक है, और ये याद रखना तुम्हें, ये जो एंगल होता है ना इनके बीच का, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री होता है, मतलब बीच में होते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये तुम्हारी संरचना समझ आएगी। अब तुम्हें याद रखना है ये 2 कक्षक इसमें अलग होते हैं, बाकी देखो 3 तो सेम है, 3 तो है ना, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अक्षों के अनुदिश पाया जाता है, अक्षों के अनुदिश। बाकी बाकी सब में तो अक्षों के अनुदिश नहीं है, इनमें अक्षों के अनुदिश है, तो यही अक्षीय सदिश है, वो अक्षीय कक्षक हैं। अब तुम्हारे पास अक्षीय कक्षक टोटल कितने हो गए? देखो पी के 3 अक्षीय कक्षक हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, और डी के 2 हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर।
तो तुम्हें कभी भी पूछे कि अक्षीय कक्षक कितने हैं, टोटल 5 हैं। नहीं, एफ के भी तो होते हैं भाई, एफ के भी होते, तो ऐसे नहीं कह सकते अपन टोटल 5 है। तो अपन को पूछा जाए डी में कितने अक्षीय सदिश अक्षीय कक्षक है, तो 2, डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। समझ नहीं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये अक्षीय कक्षक हैं, बाकी अक्षीय कक्षक नहीं है। अब देखो नोडल सतह या त्रिज्य नोड, तो इसमें देखो नोडल सतह या त्रिज्य नोड, यानी सतह और त्रिज्य नोड है ना, त्रिज्य नोड तो ये होती है n माइनस एल माइनस वन। तो देखो n की वैल्यू इसमें कम से कम d के लिए 3 होती है ना, और l की वैल्यू इसके लिए फिक्स है 2। तो n माइनस दो माइनस वन, तो n माइनस तीन, n माइनस तीन। तो देखो तीन 3d के लिए 0, क्योंकि 3d 3 माइनस 3 बराबर 0। 4d के लिए 4 माइनस 3 बराबर 1। 5d के लिए 4 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 बराबर 2। दो त्रिज्य नोड या कक्षक नोड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, देखो ये 3D कक्षक हुआ है ना, 3D तो फिक्स है। 4D, अब 4D में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना उसके लिए एक बचेगा, 4D के लिए एक। अब 5D, 5D में कोई इलेक्ट्रॉन, ये 3D हो गया, ये 4D हो गया और ये 5D हो गया। 5D में कितने बचे, एक और दो, यही तो है मैंने नोडल सतह यही तो बताई, बीच की सतह है, बीच की सतह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में पाया जा रहा है, कक्षकों के बीच में जो खाली जगह है उनमें नहीं पाया जा रहा, तो अपन लिख सकते हैं ना। अब त्रिज्य नोड की जगह अपन कोणीय नोड पूछे या नोडल तल पूछे, नोडल तल या कोणीय नोड, कोणीय नोड पूछे तो वो होती है एल की वैल्यू के बराबर। एल की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, 2। डी के लिए, डी के लिए 2। तो कोणीय नोड कितनी है यहाँ पर, टोटल 2 है। दो कौन सी है भाई, देखो दो कौन सी है, तो देखो कक्षक एक्स वाई के लिए वाई जेड और एक्स जेड, एक्स वाई को छोड़ के नहीं तीनों अक्ष, दोनों अक्ष क्या होते हैं, नोडल तल होते हैं। डी वाई जेड के लिए एक्स वाई और एक्स जेड ये होते हैं। डी एक्स जेड के लिए एक्स जेड के लिए एक्स वाई होता है और वाई वाई जेड होता है, एक्स जेड नहीं होता है, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए दो होते हैं जो उनको अपन को याद नहीं रहेगा। डी एक्स स्क्वायर के लिए 0 होता है, ये तुम्हें याद रखना है। क्यों होता है 0 भाई, क्यों होता है 0, कोई लॉजिक नहीं है, बस याद रखना है। एस कक्षक तथा डी जेड स्क्वायर में नोडल तल नहीं होते, ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है। ये पॉइंट ब्रेक सिस्टम है, पॉइंट ब्रेक सिस्टम है। यहाँ तुम्हारे मतलब दिमाग में क्वेश्चन बैठ सकता है कि एस एस कक्षक में नोडल तल नहीं होते और नोडल तल और कोणीय नोड नहीं होते। नोडल तल या कह सकते हैं अपन कोणीय नोड नोड नहीं होते, ये तुम्हें याद रखना है भाई। ये मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। देखो मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन बनता है तो, मेरे पास पेपर तो पड़े हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये कि तक ये 2025 का पेपर है हार्ड वाला। इसमें देखो जब एक हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 2 से n बराबर 3 और n बराबर 4 से n बराबर 6 में संक्रमण करता है, तब अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा पूछ रहा है ये। लैम्बडा कर सकते हैं क्वेश्चन को, अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या दिक्कत है क्वेश्चन में। तो ये पूछ रहा है कि भाई यार का अनुपात पूछ रहा है इन दोनों का, मतलब एक बार जा रहा है n बराबर 2 से 3 में और एक बार जा रहा है ये 4 से 6 में। तो देखो लैम्बडा 1/लैम्बडा का फॉर्मूला निकालना सीखा था ना, आर जेड स्क्वायर एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर बटे एन वन स्क्वायर एन टू का स्क्वायर। तो देखो 1/लैम्बडा निकालना सीख रहा। आर की वैल्यू कितनी होती है, 1/912 एंगस्ट्रॉम और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए तो एक ही होती है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एन टू इसमें एक, इसके लिए निकालने अपन लैम्बडा 1 है ना, तो लैम्बडा 1 निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए 3, 3 में से 2, 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी का 4 बटे 3 तिया 9 इंटू 2 दूनी का 4 निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो लैम्बडा 1 निकाल रहे हैं तो उल्टा कर दो सब कुछ, 912 इंटू 9 चौक 36 बटे 30 में से ये गया तो 4 5, कितना बचा 5 है ना, 5। तो ये लैम्बडा 1 हो गई इसकी। ऐसे ही लैम्बडा 2 निकालने हैं अपन, तो देखो लैम्बडा 2 निकालना है ना, तो देखो
1/λ2 बराबर आर जेड स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। बहुत फास्ट करो, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर माइनस नहीं, ये 1/λ2, ये आर, आर की वैल्यू बाई वही 1/912 अगस्ट्रोम है ना, इंटू जेड की वैल्यू तो 1 ही है इसमें, 1 का स्क्वायर, और इसमें 2 6 का छकनों 36 माइनस कितना 4 चक्कू 16 है ना, 4 चक्कू 16 और 36 इंटू 16 है ना, हो गया। तो लेमड़ा 2 निकाल रहे हैं अपन 912, उल्टा कर दो, इंटू 36 इंटू 16 बटे 36 में से 16 गया तो 10 0 और 2 20 है ना। तो लेमड़ा 2 और लेमड़ा 1 का अनुपात निकालना है अपन को। तब प्रकाश की, देखो अब देखो तुम्हें कैसा कौन सा अनुपात निकालना है। ये तो लेमड़ा 1 होगी इनकी तो, और ये लेमड़ा 2, तब अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अनुपात मतलब लेमड़ा 1 बटे लेमड़ा 2 निकालना है अपन को। ठीक है, क्या निकालना है, लेमड़ा 1 बटे लेमड़ा 2। तो अपन को लेमड़ा 1 बटे लेमड़ा 2 निकाल देने हैं। तो लेमड़ा 1 की वैल्यू क्या आ रही थी, ये रही, और लेमड़ा 2 की वैल्यू क्या रही, ये रही। तो देखो 912 इंटू 36/5। अब ये देखो बटे में तो उल्टा करके दे दो, 1/912 इंटू 20/36 इंटू 16। अब मैंने कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेट करने क्या जरूरत है, 36 से 36 गया, 912 से 912 गया, 5 चौका 20 बच गया, 5 चौका 20, तो ये आ गया 4/16 है ना, 4 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 1/4 हो गया ना आंसर। पर पिछली बार नहीं किया मैंने नहीं किया भाई, नहीं किया ना पिछली बार, पिछली बार नहीं किया। और क्वेश्चन देखो इसके, है ना। और कोई क्वेश्चन है क्या, देख लो, पिछली बार मुझसे नहीं हुआ था, अब की बार मैंने दम ही कर दिया। क्या कर दिया, दम में ही कर दिया, दम में ही। तुम्हें मैंने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ाया है ना बहुत बारे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि Br2 को वो Br2 होता है, वो क्या होता है, ये Br2 होता है, वो ब्रोमीन होता है, वो वॉयलेट का क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो ब्रोमीन जल परीक्षण कौन देगा, ये रेडिश ब्राउन कलर को तोड़ देगा, मतलब इस Br2 को तोड़ के मतलब अपने कंपाउंड में जोड़ लेगा। तो कौन कौन जोड़ सकता है और कौन कौन नहीं जोड़ सकता Br2 को, तो देखो ये दे सकता है NH, ये ये तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा, ये तोड़ देगा बिल्कुल, यहाँ से जो एक Br लग जाएगा और यहाँ एक Br लग जाएगा और निकल जाएगा H2 हाइड्रोजन HBr बाहर निकल जाएंगे, OH एल्कोहल फिनॉल, ये तोड़ देगा क्या यार, पता नहीं यार, समझ नहीं है यार। कोई क्वेश्चन है क्या यार, अब मैं देख लेता हूँ। एक ही क्वेश्चन मिला है भाई यार इसका, नहीं दो आते हैं इससे, 2 या 3। हाँ एक तो इसका ये डाल्टन वाला आ गया ना, डाल्टन वाला। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं कर पाता, तो अपन को पता है किसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं कर पाता, बाकी सर सबकी व्याख्या कर पाता है। पिछली बार नहीं किया मैंने क्वेश्चन 2025 में। और भी आए क्या इससे, वो लो 3 क्वेश्चन आए भाई, तीसरा ये रहा, हेलियम प्लस और लिथियम की प्रथम बोर कक्षाओं की त्रिज्याएं हैं, ये लो, लो ये क्वेश्चन आया है, क्या निकालना है इसमें। ये देखो ये प्रथम बोर कक्षा की, यानी ए ओ नोट दी है ये 512 पिकोमीटर। पिकोमीटर को देखो, पिकोमीटर होता है ना 10 टू द पावर कितना होता है ये, 10 टू द पावर -12 होता है पिकोमीटर, और अगस्ट्रॉम कितना होता है 10 टू द पावर -10। तो देखो जो ए नोट होती है वो है क्या, वो आर, आर की वैल्यू क्या होती है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। अब ये हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षक की त्रिज्या होती है ए नॉट, ए नॉट। तो इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु का जेड तो हो गया एक, और पहला कक्षक होता है एक, तो एन स्क्वायर एक, तो ये एक से एक गया, तो ए होती है 0.529 अगस्ट्रॉम में, और पिकोमीटर में दे रखी है तो 10 टू द पावर -2, तो मतलब 2 आगे आ गया पॉइंट आ गया ना। तो ये पिकोमीटर में दे रखे, कोई ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। आर की वैल्यू, आर एच की, आर एच हाइड्रोजन की आर एच की वैल्यू इसने दी है, खुद दिया गया है, ये आर एच की वैल्यू दे दी इसने यार। मतलब जो आर की वैल्यू होती है ना, अपन आर आर लेते हैं 912 अगस्ट्रॉम, उसकी जगह इसने ये दिया है टोटल जूल में, ठीक है, अगस्ट्रॉम में ना देके, है ना, आर की वैल्यू। तो इसके क्या करना है अपन को, तो इसने ये आर एच दे दिया है, ठीक है।
ये यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसमें पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? इनकी प्रथम बोर त्रिज्याएं हैं, प्रथम बोर त्रिज्याएं, ऊर्जाएं तथा प्रथम बोर त्रिज्याएं दोनों पूछिए। ऊर्जा पूछिए तो ऊर्जा तो अपन को -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से निकाल देनी है, ठीक है। और त्रिज्याएं पूछिए तो आर बराबर निकालना है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इससे अपन त्रिज्याएं निकाल देंगे और इससे ये निकाल देंगे। लेकिन यहाँ देखो एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? इसने 13 पॉइंट जेड, हाँ ठीक है निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू इसकी, इसको आर एच को तो अपन को निकालना निकालना है ही नहीं है, इसको तो कोई काम का नहीं है। -13 पॉइंट में जेड स्क्वायर रखो और इसका निकालो। तो देखो जेड की वैल्यू रख देता हूँ मैं। अरे यार क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं, इसमें तुम देखो कर लेना। जेड की वैल्यू, हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या है भाई? हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? 2, और इसके लिए 3। जेड की वैल्यू बता दी मैंने 2 और 3। और तुम्हारे लिए एन की वैल्यू, तो इसने प्रथम बोर त्रिज्या पूछी है, मतलब एन की वैल्यू हमेशा देखो हीलियम प्लस के लिए भी 1 लेनी है और लिथियम प्लस के लिए भी 1 लेनी है। तो देखो इसके लिए देखो ये क्या होता होगा, 2 का स्क्वायर बटे इसका 1 का स्क्वायर, 2 दूनी का 4, तुम 13.6 इंटू 4 कर लो। 13.6 इंटू 4, तो 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लगी 2, तो 4 दिए 12 और 2, 12 और 2 कितना होता है यार? 12 और 2 14, और 4 एकम 4 और 1 15, 1544। 1544 आ रही है कुछ? 15 के समथिंग आ रही है कहीं? जूल में पूछ रहा है यार ये एनर्जी। इसको ना मैं उससे कर लेंगे क्वेश्चन को, गूगल से, मेरे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हल्के हल्के। ये नोड वाले क्वेश्चंस तो 2024 में आए थे शायद, पता नहीं यार कब आए। हाँ 2024 में आए। देखो नोड वाले क्वेश्चन लिखने में आता है, कोई ना कोई तो आया था यार, मुझे याद है। हम्म। कोई ना कोई क्वेश्चन तो आया था। मिल जाए बस एक बार। नहीं मिल रहा रे। इसमें तो देखो यही पूछ लिया कि इसमें तो क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछ लिया। एन क्या बताता है? कक्षक के आकार को गलत कर दिया है। हाँ सही बात है, कक्षक के आकार को बताता है, ठीक है। एम एस क्या बताता है? कक्षक की आकृति को। अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को बताता है ये तो। कक्षक के अभिविन्यास को ये बताता है ना। एल क्या पर देखो इसने कितना दिमाग लगाया है, सारी चीजें कक्षक से पूछी है, कक्षक से। तो देखो एम एस चक्रण क्वांटम संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। तो देखो एम एस बी में 4, तो देखो बी में 4 देख लो। बी में 4 सिर्फ 2 ही ऑप्शनों में है, ठीक है, 2 ही ऑप्शनों में है, ठीक है। एम एल कक्षक का अभिविन्यास बताता है, तो ए में थर्ड, तो ए में थर्ड भी दोनों में है, ठीक है। अब देखो ए, एन क्या बताता है? कक्षक का आकार, तो एन डी में 2, तो डी में 2, ये वाला सही है, बस हो गया ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। वरना अभी तो बेइज्जती हो जाती कि मास्टर से ही नहीं आ रहा। अबे एक ही क्वेश्चन आया बे इससे, एक ही क्वेश्चन आया क्या यार? लग नहीं रहा, बस सच में एक ही आया रे। एक ही क्वेश्चन आए थे क्या यार? वो सच में एक ही क्वेश्चन आया बे 2024 में। तो 26 का देख लेते हैं, 26 का, 26 में कितने क्वेश्चन आए? 45 46 से देखो। दिल मेरा तोड़ के गई। हो हाँ हाँ हाँ। हो नहीं बता दे रे। ऐसा नहीं यार, एक ही क्वेश्चन आएगा क्या? 2025 में तो 3 आए रे। क्या हो गया? इसमें तो एक भी नहीं मिल रहा मुझे। क्या क्वेश्चन ही नहीं है क्या? अरे यार लो लुट गई लंका। ये देखो ये पूछ लिया इसने। अब देखो एन और एल की वैल्यू, ये क्वेश्चन बढ़िया है करने लायक। देखो करो,
इसने देखो क्या पूछा है, एन की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है, और तुम्हें पूछा है कि भाई ये 3D है, पी 2P है, कौन सा है। तो देखो एन की वैल्यू 2 का मतलब 2 में होगा कोई, और 2 का तो सिर्फ एक ही है, तो ये इसमें तो ये एक में तो 2 आ गया, सीधा कर दिया। 4, एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 मतलब 4s कक्षक होगा, 4 वाला है, और 5 मतलब 5 वाला है, 3 मतलब 3 वाला है। सीधी बात है, इनको तो देखनी, एल की वैल्यू तो देखनी नहीं पड़ी अपन को। देखो एल की वैल्यू डी, दो कितने के लिए होती है, डी के लिए, एक कितने के लिए होती है, पी के लिए, ये तो देखनी पड़ेगी, इससे ही कर दिया अपन ने, और आंसर टिक कर दो। सिंपल है ना, कर दिया ना। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हम, मेरे एक ही क्वेश्चन आया है बे इससे। हैं? क्या सच में एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, एक ही क्वेश्चन आएगा क्या इस चैप्टर से इतने बड़े से, एक ही मिला मुझे तो यार, क्या पता, एक ही क्वेश्चन आया है यार, ये तो गलत बात है यार। ओए ये रहा फोटोन वाला, ये रहा ना दूसरा, ये रहा, मैं कह रहा हूँ ना, आते हैं, दो से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे यार इससे। एक बल्ब की शक्ति दे दी, वॉट पावर, है ना, और यह पर 8% ऊर्जा प्रकाश में प्रकाशित कर रहा है, मतलब ये निष्कासित ऊर्जा है। एक फोटोन की ऊर्जा एनर्जी हो तो बल्ब से प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। देखो इतने, इसने बहुत बढ़िया काम किया है। देखो फालतू की रामायण बहुत ज्यादा दी है, इसने अपन को ये क्या है कि इसने अपने फोटोन की ऊर्जा दे दी, तो और बल्ब की शक्ति दे दी, है ना। बल्कि अपन जानते हैं कि एन फोटोन पर सेकंड निकालने के लिए 5 इंटू 10 to the power 24 इंटू पी लैम्बडा कर सकते हैं। अब देखो लैम्बडा निकालने का, देखो पावर इसने दी थी लेकिन लैम्बडा नहीं दिया। और लैम्बडा निकालने का फॉर्मूला देखो, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा से अपन लैम्बडा निकाल सकते हैं, और इससे न निकले तो ई बराबर अपन निकाल सकते हैं 12,400 अगस्ट्रॉम बटे लैम्बडा अगस्ट्रॉम में, और 1240 लेके नहीं लैम्बडा नैनोमीटर में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तुम लैम्बडा निकालो, फिर लैम्बडा को पुट करो यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तब तुम्हारे एन फोटोन पर सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा था यार, मजा आ गया। ऐसे ही उसमें भी होगा यार, दो क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं, दो तीन तो आते ही हैं मतलब इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, ये और इनको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ऑफ बाउ का नियम, कि परमाणु की मूल अवस्था में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ा जाता है, और ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, n+l नियम। n+l में जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, तो मतलब वो बाद में, अगर n+l की दोनों की सेम आ जाए तो n की वैल्यू ज्यादा देखो। ठीक है, वो ये नियम है। इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम तुम्हें पता है, 1s होता है, फिर 2s बनेंगे, 2p, फिर 3p, 3s, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, ये तुम जानते ही हो। एन एक एन एस कक्षक होता है, ये n-2f कक्षक होता है, एक n-d कक्षक होता है, और एक np कक्षक होते हैं ना, इनकी सबकी ऊर्जाएं बराबर होती हैं, है ना। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम, किसी भी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, क्योंकि एक कक्षक में मान लो उस दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी लास्ट वाली जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो दोनों भिन्न हो सकती है। ये सेम हो जाएगी, ये सेम हो जाएगी, लेकिन ये सेम हो जाएगी, लेकिन ये सेम नहीं होगी, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये इसका पाउली का अपवर्जन नियम था। ये तुम जानते हो। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, मतलब एक कोश में इलेक्ट्रॉन बनने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले एक सब में भरो, फिर अगले से स्टार्ट करो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ये गलत तरीका है कि पहले ही दो कर दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तुम जानते हो, इस हीलियम का ये मैं नहीं सिखाऊंगा यार, इनको सिखाने थोड़ी ना बैठा हूं मैं। अर्धपूरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व तुम जानते ही हो कि अर्धपूरित भरा हुआ कक्षक इलेक्ट्रॉन का सम्मिलित विवरण होता है, ये इलेक्ट्रॉन का असम्मित वितरण होता है। ये विनिमय ऊर्जा तुम्हें मैं बता ही चुके हैं, विश्व में किसमें विनिमय ऊर्जा किसमें होती है भाई, इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जो विनिमय ऊर्जा होती है ये होती है। इन विनिमय ऊर्जा मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज मतलब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ठीक है, ये वाला यहाँ जा सकता है। तो कुल विनिमय कितने हैं, 6। ऐसे इसमें कुल विनिमय कितने हैं, 10। जितने ज्यादा विनिमय संख्या, यानी विनिमय जितने विनिमयों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी, और जितना ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी, विनिमय ऊर्जा का मतलब है कि विनिमय में ऊर्जा खर्च होती है। खर्च कैसे होती है, मेरी बात से समझो यार।
कोई देखो ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये देखो पी कक्षक की बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है और ये यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ जा सकता है, तो कितने विनिमय हुए? 3 टोटल, 3 विनिमय हुए। अब देखो तुम कहोगे कि ये यहाँ गया, तो यार ये यहाँ जाए या ये यहाँ जाए, बात तो एक ही है, तो टोटल 3 ही होते हैं, तो 3 मतलब 3 विनिमय है, मतलब 3 बार इलेक्ट्रॉन इधर उधर फेर कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह, देखो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे होगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी स्थिति परिवर्तन करनी होती है, जितनी वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा उसका स्थायित्व उतना ज्यादा और उतना अच्छा होगा, ठीक है। ये विनिमय ऊर्जा भी यही बताती है। और ये विनिमय तुम निकालना सीख ही जाओगे, इनमें क्या है यार, D10 में विनिमय कितने होते हैं? 20 स्थायित्व, D10 का ज्यादा, D5 का, फिर D4 का, ठीक है। D10 में विनिमय ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है भाई। चुंबकीय आघूर्ण, तो देखो अणुचुंबकीय होता है और एक प्रतिचुंबकीय होता है। अणुचुंबकीय क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र में के प्रति दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, और अणुचुंबकीय होते हैं मतलब दुर्बलता से, मतलब देखो प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र के से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है एन, कोष्टक में n+2, ये बोर मैग्नेट मतलब फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये देखो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का मैं तरीका बताऊं तुम्हें। एन की वैल्यू अगर 1 है तो चुंबकीय आघूर्ण 1 पॉइंट कुछ कुछ होगा। एन की वैल्यू अगर 2 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण 2 पॉइंट कुछ कुछ होगा। एन की वैल्यू अगर 3 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा। 4 है तो 4 पॉइंट कुछ कुछ होगा। 5 है तो 5 पॉइंट कुछ कुछ होगा। मतलब एन की वैल्यू वो और उसका चुंबकीय आघूर्ण भी वही होगा, निकाल सकते हो। अगर n की वैल्यू 1 का मतलब उसका चुंबकीय आघूर्ण ये, n की वैल्यू का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये n कोश नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अणुचुंबकीय है, और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय है। ये छोटी छोटी बातें तुम बचपन से सीखते आए हो, समझाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इसमें से देखो ये क्वेश्चन अच्छा आता है, ये पूछता है निम्न में से कौन सा समुच्चय संभव नहीं है। तो देखो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि P के लिए N की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती है और L की वैल्यू 1 होती है। P के लिए और D के लिए N की वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकती। F के लिए N की वैल्यू मतलब N की वैल्यू 4 से कम नहीं हो सकती, मतलब इसके लिए L की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 3 है। अगर L की वैल्यू 3 है तो N की वैल्यू 4 से कम नहीं होनी चाहिए। देख लो, देख लो, देखो L की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू 3, N की वैल्यू 3 यानी एफ कक्षक, और एन की वैल्यू 4 से कम है 3, तो ये समुच्चय संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। एन की वैल्यू एल की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 2 से कम भाई हो सकती है, 2 तो हो सकती है, हो सकती है। ये -3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि एल की वैल्यू कि -L से लेके +L तक ही तो ml की वैल्यू होती है, तो -1 0 और +1 तो -3, तो ये भी नहीं हो सकता। L की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। L की वैल्यू 1 होने पर N की वैल्यू कम से कम 2 होनी चाहिए, तो हो नहीं सकता। ये L की वैल्यू ये भी नहीं हो सकता। L की वैल्यू 0, N की वैल्यू 1 हो सकती है, ml 0 हो सकता है इसके लिए, क्योंकि ये 0 है तो ये 0, ये -हाफ +हाफ हो सकता है, तो ये सही है, बाकी सारे गलत है। समझ में आया? तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, पी की वैल्यू मतलब एल की वैल्यू 1 है तो पी कक्षक होगा, और पी 2 एन बराबर 2 से कम होता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें याद रखनी है, तुम कर लोगे यार, अरे कर लोगे ना। ये क्वेश्चन ये कर, एक और ऐसा है, वही है n+l के नियम से कर लो, है ना, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटी छोटी चीजें तुम्हें मतलब दिमाग में घूमनी नहीं चाहिए बातें। अब देखो ये फालतू की बातें हैं। ये क्या होता है? तरंग फलन यानी कक्षक बताते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना, फाई एन एल और एम एनएलएम बताते हैं, है ना। फाई स्क्वायर का मतलब होता है प्रायिकता घनत्व। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता फाई स्क्वायर हमेशा धनात्मक होती है। ये फर्स्ट 1s कक्षक है, ये 2s कक्षक, माइनस में 3s, ये कुछ नहीं है, अपने काम की चीजें नहीं है, ना इनसे कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना कोई काम के। ये तो सर है जो इसने ये रामायण बता दी है, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी, ये तुम्हें याद कर लेना है, री नीट 2024 में इसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक चीज नहीं होती है, ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक कटोरा नहीं है। ब्लैक बॉडी का मतलब है एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को समान अ, अवशोषित और उत्सर्जित करता हो, मतलब एक ऐसा पिंड, यानी कोई कटोरा है मान लो, ये है कोई चीज, तो ये इसके पास किसी भी प्रकार के विकिरण दे दो तुम, उसको ये उतना ही उस अवशोषित करेगा और अवशोषित करने के बाद उतना ही उत्सर्जित करेगा, ठीक है। ये मतलब रखेगा नहीं, तो ये कृष्णिका कहलाती है।
तथा उत्सर्जित विकिरण कहते हैं। कृष्णिका में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा विकिरण की तीव्रता केवल ताप पर निर्भर करती है। दिए गए ताप पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्ध्य बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। किसी एक तरंग दैर्ध्य पर यह अधिकतम होती है, उसके बाद तरंग दैर्ध्य पर बढ़ने, देखो सीधी बात बताऊं क्या, इस कृष्णिका को तुम गूगल पे सर्च करो कि ब्लैक बॉडी क्या होती है क्या नहीं होती, नीट में इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो तुम वहां से समझ जाओगे। ठीक है, बाकी चैप्टर कंप्लीट।